हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू SDMBIC इलाहाबाद ऑनलाइन क्लास। पिछले वीडियो में आप भूगोल का जो छठा चैप्टर था मानव संसाधन, उसके बारे में पढ़े समझे। वो भूगोल का आखिरी चैप्टर था। सामाजिक विज्ञान में जो 3 कैटेगरी है, 3 भागों में आपका बुक है, इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल। तो भूगोल का आखिरी चैप्टर आपको पढ़ाया गया। आज आपको जो सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र है उसका पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो है संविधान, शासन एवं आवश्यकता। पहला चैप्टर जो है संविधान, शासन एवं आवश्यकता। सबसे पहले स्टूडेंट, संविधान पाठ का नाम है, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर में संविधान किसे कहते हैं, आखिर में संविधान होता क्या है। सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना आवश्यक है कि संविधान क्या होता है। देखिए, एक जो कानून होते हैं, कानूनों और नियमों का दस्तावेज, कानूनों और नियमों का दस्तावेज जिसके अनुसार देश का शासन चलता है, देश का शासन होता है, वही क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। संविधान किसे कहते हैं, किसी भी देश के कानूनों एवं नियमों का दस्तावेज जिसके अनुसार देश का शासन चलता है, वही क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। मतलब ये है कि संविधान जो होता है कानूनों और नियमों का एक दस्तावेज होता है। संविधान क्या होता है, कानूनों और नियमों का एक दस्तावेज होता है, वही क्या होता है, संविधान होता है। मतलब कि खास तौर पे आप संक्षेप में कह सकते हैं, नियम और कानून जो होते हैं, किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं वो संविधान के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, अब आगे हम चलते हैं पहले पॉइंट पे, संविधान क्या है। तो ये तो मैंने आपको बताया, संविधान लिखित नियमों और कानूनों का दस्तावेज होता है। अब आगे इसके बारे में, अगर भारतीय संविधान के हम बारे में बात करें, तो भारत का जो संविधान है वो एक कैसा संविधान, एक लिखित संविधान है। एक ऐसा संविधान है, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बनाया गया था। कब बनाया, मतलब लागू किया गया था, कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया था भारतीय संविधान, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। देखिए, अब जो भारत का संविधान का निर्माण करना किसी एक व्यक्ति के बस में तो था नहीं कि एक व्यक्ति संविधान का निर्माण कर लेगा। तो इसमें कितने लोगों ने योगदान दिया था, इसमें लगभग 300 लोगों ने अपना योगदान दिया था संविधान को बनाने में। जो संविधान सभा गठित की गई थी, कब गठित की गई, 1946 में। 1946 में संविधान सभा गठित की गई और उसमें संविधान के इतने सदस्य थे, लगभग 300 सदस्य थे, जिसको पूरा होने में, संविधान को बनने में 2 वर्ष, कितना दिन लगा था, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कितना दिन, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन संविधान को बनाने में लगे थे। तो ये था हमारा संविधान, जो काफ़ी बड़ा और विस्तृत था। देखिए, अब संविधान जो होता है, मैंने बताया पहले कि संविधान मूल नियमों का एक दस्तावेज है जो निर्देश देता है कि किस प्रकार एक सरकार बनाई जाए। संविधान क्या बताता है कि किस प्रकार एक सरकार बनाई जाए, और यह कार्यकारी सरकार के विभिन्न अंगों की भी व्याख्या करता है। क्या करता है, जो कार्यकारी सरकार, उसके कितने अंग हैं उसकी भी व्याख्या करता है। देखिए, जो हमारा संविधान एक अत्यंत संबद्ध दस्तावेज है जो देश की सरकार के कार्यों से हमें भिन्न करता है। मतलब कि जो इसकी जो सरकार है वो किस हिसाब से कार्य करेगी, वो संविधान के में जो नियम कानून बनाए गए उसी हिसाब से सरकार को भी कार्य करना होता है। इसी संबंध में अरस्तु ने कहा है कि संविधान राज्य द्वारा स्वयं के लिए चुना गया जीवन का एक तरीका है। संविधान क्या है, राज्य द्वारा स्वयं के लिए चुना गया जीवन का एक तरीका है। इस तरह से जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा है कि संविधान वह है जिसमें सर्वोच्च सरकार का ढांचा निश्चित रहता है। साथ ही साथ लियोकाक ने क्या कहा है कि संविधान किसी विशेष सरकार का एक रूप है। तो ये था संविधान के बारे में। तो मुख्य पॉइंट ये था कि हमारा जो संविधान था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, जिसे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनाया गया था। 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया, उसके बाद से संविधान बनना शुरू हो गया था। इसमें लगभग 300 लोग शामिल थे जिन्होंने अपना योगदान दिया संविधान बनाने में। तो ये था संविधान के बारे में। आगे चलते हैं।
अगले पॉइंट पे संविधान का महत्व। संविधान का महत्व क्या होता है? देखिए, संविधान का किसी भी देश के लिए जहाँ पे लोकतंत्र है वहाँ संविधान का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसके कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। पहला महत्व, सॉरी, संविधान के जो महत्व के बारे में पहला क्या है कि देखिए, यह सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। संविधान क्या करता है? सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। जैसे कि राजा महाराजाओं के जमाने में होता था ना कि राजा निरंकुश होता था, जनता का शोषण करता था। तो संविधान सरकार को निरंकुश होने से रोकता है, क्योंकि इसमें कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है। खासतौर पर न्यायपालिका जो स्वतंत्र है, किसी भी सरकार के दबाव में आकर काम नहीं करती है, तो ये क्या करेगी? सरकार को निरंकुश होने से रोकती है। दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए, यह मानक स्थिति को भी बताता है कि किस सरकार का स्वयं का आचरण होगा, मतलब कि किस प्रकार सरकार का स्वयं का आचरण होगा। यह स्थिति किसके द्वारा बताया जाता है? संविधान के द्वारा ही बताया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि देखिए, यह सरकार के अंगों और उसके स्पष्ट कार्य क्षेत्र की गतिविधियों के संबंध को निर्धारित करता है। सरकार के जो अंग हैं उनके बीच संबंध को निर्धारित करता है। उनकी क्या क्या गतिविधियां हैं, क्या क्या कार्य क्षेत्र है, उसकी बंटवारा भी करता है। चौथा क्या है कि यह नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों की व्याख्या करता है। आपको मालूम होगा कि संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के द्वारा ही संविधान में ही लिखे गए हैं। हमें जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, वो सब कुछ संविधान के द्वारा ही लिखा गया है, संविधान में ही लिखा गया। तो वो संविधान क्या करता है? हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या भी करता है। साथ ही साथ पांचवा पॉइंट क्या है कि संविधान जो है विशेष रूप से उल्लेख करता है कि किस प्रकार सरकार का निर्माण किया जाएगा और यह किस प्रकार कार्य करेगी। मतलब ये कि हमारे देश में सरकार का निर्माण किस प्रकार से होता है। चुनाव होते हैं ना, लोकसभा चुनाव होता है या विधानसभा चुनाव होता है, किस प्रकार सरकार बनती है, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं। तो ये पूरा जो व्याख्या है वो संविधान के द्वारा इसमें सभी प्रकार की सरकार बनाने के जो निर्माण कार्य होगा उसका उल्लेख संविधान के द्वारा ही संविधान में, मतलब कि संविधान में किया गया। तो ये सारी चीज़ें संविधान का महत्व के बारे में हमें बताती है कि संविधान जिस देश में होगा वो वहाँ की सरकार निरंकुश नहीं हो सकती। वहाँ के व्यक्तियों को, नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं, उनके कर्तव्य होते हैं। सरकार के कार्यों पर नियंत्रण संविधान के द्वारा ही रखा जाता है, क्योंकि संविधान में लिखा गया कि किस प्रकार से सरकार कार्य करेगी और क्या क्या उनके सीमित अधिकार होंगे, क्या क्या उनके अधिकार होंगे। ये सारी चीज़ें संविधान में लिखा गया। तो यही है संविधान का महत्व। तो ये था संविधान का महत्व। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, कानून का अर्थ। जैसे आपने पढ़ा ना कि संविधान क्या होता है। संविधान जो होता है नियमों और कानूनों का दस्तावेज होता है ना। तो अब आगे चलते हैं कानून के बारे में। देखिए, तो कानून का मतलब क्या होता है कि देखिए, कानून की परिभाषा या कानून हम किसे कहते हैं। देखिए, वे संकल्पनाएं या वे नियम जो सुनिश्चित, अपरिवर्तनीय तथा अस्थायी रहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। कानून किसे कहते हैं? वे नियम जो सुनिश्चित, अपरिवर्तनीय तथा अस्थायी रहते हैं वही कानून कहलाते हैं। देखिए, अब कानून जो शब्द है इसका प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में होता है। कानून का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है। सामान्यतः लोग दिव्य शक्तियों में आस्था प्रकट करने के लिए दिव्य कानून की चर्चा करते हैं, ऐसा देखा जाता है ना। साथ ही साथ एक अन्य प्रकार का कानून होता है जिसे प्राकृतिक कानून कहते हैं। एक क्या होता है? प्राकृतिक कानून होता है। साथ ही साथ जो कारण तथा प्रभाव के संबंध पर आधारित होता है, अपरिवर्तनीय होता है, कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। अब तीसरे प्रकार के कानून में मानव निर्मित कानून होते हैं, जिन्हें हम मानवीय कानून कहते हैं। प्राकृतिक कानून, जो प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं उसे हम प्राकृतिक कानून कह सकते हैं। मनुष्य ने जो नियम बनाया है कानून, तो उसे हम मानवीय कानून कह सकते हैं। तो ये जो कानून होते हैं नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक होते हैं। कौन से कानून? मानवीय जो कानून होते हैं वो नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक होते हैं। अब कानून की विभिन्न विद्वानों ने परिभाषा दी है कि कानून की आखिर में परिभाषा क्या होती है। तो एक जो सिजविक हैं उन्होंने एक कानून के बारे में क्या कहा है। सिजविक ने कहा है कि कानून वे सामान्य निर्देश हैं जो समुदाय के आचरण हेतु बनाए जाते हैं।
किस लिए कानून बनाया जाता है? समुदाय के आचरण हेतु बनाया जाता है और जिसका पालन न करना सरकार या अन्य किसी सत्ता के द्वारा दंडनीय होता है। मतलब कि अगर कानून बनाए जाते हैं तो किस लिए बनाए जाते हैं? समुदाय के आचरण के लिए बनाए जाते हैं और अगर इसका पालन नहीं कर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वह दंडनीय है, वह दंड का भोगी होता है। साथ ही साथ एक अन्य विद्वान है जिन्होंने कानून की परिभाषा दी है, हालैंड। हालैंड ने क्या कहा है? हालैंड ने कहा है कि कानून मानव के बाह्य आचरण के लिए सामान्य नियम है जो एक प्रभुसत्तावान राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू किए जाते हैं। मतलब कि कानून किसके द्वारा लागू किया जाता है? प्रभुसत्तावान राजनीतिक सत्ता द्वारा, जो जिसकी सरकार होती है उसके द्वारा कानून लागू किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें किसी थी कानून के बारे में। शॉर्ट में कानून का मतलब क्या होता है कि वे एक नियम जो अपरिवर्तनीय और अस्थायी होते हैं उसे हम कानून कहते हैं। वे नियम जो अपरिवर्तनीय और अस्थायी होते हैं, मतलब कि कुछ अस्थायी का मतलब ये होता है कि ज़्यादा दिन तक टिके रहें, तो उसे हम कानून कहते हैं। ऐसा नहीं कि आज नियम बनाया कल हट गया, का परसों नियम बनाया 2 दिन बाद फिर हट गया, तो वो नियम कानून नहीं होता है। कानून का मतलब ये होता है कि वे नियम जो सुनिश्चित अपरिवर्तनीय और अस्थायी रहते हैं उन्हें हम कानून कहते हैं। तो ये था कानून के बारे में। अब अगले पॉइंट में हम जानेंगे कानून की विशेषताएं। देखिए, अब कानून है तो उसकी विशेषताएं भी होंगी, तो कानून की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊं। देखिए, पहला विशेषता क्या है कि कानून किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने का एक उपकरण है। कानून क्या है? किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने का उपकरण। मतलब कि अगर कानून है, नियम बनाए गए हैं, तो व्यक्ति उस नियम के अनुसार ही काम करता है। नियम न हो तो व्यक्ति अपने हिसाब से काम करेगा, जो मन में आएगा सो करेगा। लेकिन अगर नियम कानून बनाए गए तो व्यक्ति उसी के हिसाब से कार्य करता है, उसके दायरे में रहकर कार्य करता है। ये होता है कानून की विशेषताएं। एक और विशेषता क्या है कि कानून जो होता है व्यक्तियों के बाह्य जीवन को नियमित करता है। कानून क्या करता है? व्यक्तियों के बाह्य जीवन को नियमित करता है। फिर एक और पॉइंट है कि कानून जो है एक निश्चित मानवीय सत्ता द्वारा लागू किया जाता है। कानून किसके द्वारा लागू किया जाता है? एक मानवीय सत्ता के द्वारा लागू किया जाता है। एक व्यक्ति ही कानून को बनाता है, तो इसलिए मानवीय सत्ता हम से कह सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कानून की विशेषता में? ऐसी मानवीय सत्ता प्रभुसत्तावान होती है। राज्य एक प्रभुसत्तावान राजनीतिक संगठन है। कोई भी नियम तब तक कानून नहीं बनता जब तक उसे राज्य का अनुमोदन प्राप्त न हो। कितने भी आप नियम बना लो, तब तक वो कानून नहीं बनेगा जब तक कि राज्य उसे मान्यता न दे। राज्य मान्यता देता है तो वह कानून बन जाता है। तो ये था एक कानून के बारे में। आपने कानून का अर्थ समझ लिया कि कानून का मतलब क्या होता है कि वो नियम जो सुनिश्चित अपरिवर्तनीय होते हैं, अस्थायी होते हैं, उन्हें हम कानून कहते हैं। अगले पॉइंट में चलें। अगले पॉइंट में चलने से पहले एक और शार्ट में आप समझ लीजिए। देखिए, लोकतंत्र में संविधान की भूमिका क्या होती है? हमने संविधान के बारे में समझा, अब लोकतंत्र में संविधान की क्या भूमिका होती है। देखिए, आजकल का जो युग है लोकतंत्र का युग है। बहुत सारे देश हैं जिसमें लोकतंत्र की स्थापना की गई है, जिसमें जनता के प्रतिनिधि हाथ में, सत्ता किसके हाथ में होती है? जनता के प्रतिनिधि के हाथ में होती है। आजकल के ज़माने में हम किसी भी देश में देख लें तो अधिकांश देश ऐसे मिलेंगे जहाँ पे सत्ता में जो भी व्यक्ति आता है वो जनता के चुनाव में वोट देने के बाद, जीतने के बाद ही, यानी कि जनता ही उन्हें चुनी होती है। जैसे आज से 4-5 शताब्दी पहले, 400-500 साल पहले क्या होता था कि राजा होता था और राजा जन्मजात होते थे, उनके वंश के अनुसार के वे राजा बनते थे। लेकिन आज के ज़माने में क्या है कि व्यक्ति क्या करता है, उसके नागरिक ही उस राजा को या शासक को चुनते हैं और वे लोगों के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं, जवाबदेह। यानी कि हमने सरकार बनाया और सरकार हमारे प्रति क्या होती है? जवाबदेह होती है, उत्तरदायी होती है। अब वे सत्ता का प्रयोग स्वेच्छा से नहीं कर सकते हैं। कौन? सरकार सत्ता का प्रयोग स्वेच्छा से नहीं कर सकते हैं। हम चाहें तो उन्हें सरकार बना दें, हम चाहें तो उनको उनके गद्दी से हटाने के लिए भी हम सक्षम हैं। यानी कि जो सरकार बनती है वो नागरिक के वोट देने के बाद ही सरकार बनती है। साथ ही साथ राज्य संगठनों का एक संगठन है और प्रत्येक संगठन कुछ नियम के अनुसार कार्य करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी राज्य हो, देश हो, तो वो नियम के अनुसार ही कार्य करता है, उसमें नियम बनाए जाते हैं।
तो ऐसा होता है। ये सिद्धांत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अपनी इच्छा से चलने से रोकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ जो सिद्धांत जो होते हैं, अंगों की स्थापना, उनकी शक्तियों, पारस्परिक संबंध, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों को सुनिश्चित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र के लिए संविधान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए या प्रजातंत्र के लिए संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि संविधान क्या करता है? संविधान सरकार को नियंत्रित करता है, हमारे अधिकारों को बताता है, हमारे अधिकारों के बारे में वो बताता है कि क्या क्या हमारे अधिकार है, क्या क्या हमारे कर्तव्य है। तो ये सारी चीज़ें थी संविधान। तो लोकतंत्र में संविधान का होना बहुत ही जरूरी है। हम कह सकते हैं स्पष्टतः कि संविधान किसी भी लोकतंत्र देश में अवश्य होना चाहिए। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, कानून की आवश्यकता। आखिर में कानून की आवश्यकता क्यों होती है किसी भी देश को, किसी भी राज्य को? देखिए, तो इसमें तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कानून की आवश्यकता इसलिए है कि आप देखेंगे कि समाज में अच्छाइयाँ अगर है, किसी भी समाज में अगर अच्छाई है तो आप बुराई भी देखेंगे। अपने गांव में, अपने शहर में, हर जगह पे आप बुराइयाँ देखेंगे, कुप्रथाएं देखेंगे। समाज में ये बुराइयाँ, कुप्रथाएं हर जगह पे पाई जाती हैं। तो अपने देश के अगर बारे में बात करें तो स्वतंत्रता से पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारे संपूर्ण देश में अनेक प्रकार की बुराइयाँ थी, अनेक प्रकार की कुप्रथाएं थी। जैसे सती प्रथा, विधवा बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, और क्या कहते हैं, अल्प आयु में बच्चों का शादी हो जाता था। ये विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं हमारे समाज में थी। अस्पृश्यता था, जाति प्रथा था। तो देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की बुराइयां फैली हुई थी। बाल श्रम था, छोटे बच्चों से काम लिया जाता था। सती प्रथा का मतलब यही होता कि अगर कोई पत्नी का पति मर जाता था तो उस पत्नी को भी जिंदा आग में जला दिया जाता था। तो विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं हमारे समाज में फैली हुई थी। छुआछूत था, तो ये जाति प्रथा था, ये विभिन्न प्रकार की बुराइयां हमारे समाज में फैली हुई थी। तो सामाजिक जो प्रथाएं थी उसके विषय में आपको सजग और जागरूक होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में वो सभी प्रथाएं तो समाप्त हो गई, लेकिन आज भी कुछ कुप्रथाएं ऐसी हैं जिसके बारे में हमें सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। अब इन्हीं बुराइयों के कारण समाज में वे लोग पिछड़े हुए हैं जो, जैसे जाति प्रथा था, तो जाति प्रथा में छोटे जातियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और वे आज भी समाज में पिछड़े हुए हैं। तो अब बाद में क्या हुआ कि लोगों की मन स्थिति में परिवर्तन आया, लेकिन ये कार्य तो कठिन था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन करना एक कठिन कार्य था, लेकिन बाद में धीरे धीरे परिवर्तन आया। अब निम्न जातियों के अगर बारे में हम बात करते हैं, निम्न जातियों के प्रति उत्पीड़न एवं यातना पूर्व व्यवहार जैसा अमानवीय कृत्य किए जाने का औचित्य कारण नहीं है। हम निम्न जातियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते, जैसा कि मध्यकाल में देखने को मिला कि निम्न जातियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें मंदिर में जाने से रोका जाता था, उन्हें उच्च जातियों के साथ बैठने से रोका जाता था, उन्हें स्कूल जाने से रोका जाता था। विभिन्न प्रकार की बुराइयां उस समाज में फैली हुई थी। तो अब जब संविधान बन गया तो समाज के सभी वर्गों के लिए स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता का संकल्प लिया गया है। मतलब कि सभी व्यक्ति समान है, चाहे उच्च जाति का हो या निम्न जाति का हो। सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं, उच्च जाति का हो या निम्न जाति का हो, कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। और संविधान बनने से पहले ये सारी समस्याएं थी कि निम्न जातियों को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था, समानता का अधिकार नहीं था। अब देखिए, अस्पृश्यता जो था ये भी एक प्रकार की कुप्रथा थी, उन लाखों लोगों को घोर पीड़ा का कारण थी। अस्पृश्यता, छुआछूत जिसे हम कहते हैं, काफ़ी लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया है। काफ़ी लाखों लोग थे जिनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार, मतलब कि छुआछूत से संबंधित उन्हें निम्न जाति होने के कारण उन्हें छुआछूत से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता था, जो प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल और मध्यकाल में खास तौर पे देखा जाता है। तो ये सारी बुराइयां थी जिसको दूर करने के लिए एक नियम की आवश्यकता थी, क्योंकि नियम जो होता है, नियम को न मानने पर दंड दिया जाता है। तो वैसे ही नैतिकता में तो कुछ लोग छुआछूत को मान लेंगे कि इसे समाप्त किया जाता है, लेकिन विभिन्न लोग, जो अशिक्षित लोग, अज्ञानी लोग, उसको प्राचीन काल से चली आ रही बुराई को भी मानते थे। तो एक नियम की आवश्यकता थी कि इस सभी प्रकार की बुराइयों को दूर किया जाए, तो कानून की आवश्यकता थी। और जब संविधान बना तो इस प्रकार के सभी कानून आए कि निम्न जो भी बुराइयां थी उसको समाज से दूर करने के लिए एक कानून बनाया जाए, और न इसका पालन न करने पर कठोर दंड देने का भी प्रावधान किया गया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी देश के लिए लोकतंत्र में खासतौर पर कानून की आवश्यकता होती है। अब अगला पॉइंट जो कि आज का लास्ट पॉइंट है, उस पर चलते हैं, संविधान एवं कानून के मध्य संबंध। देखिए,
जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कानूनों के बिना न कोई समाज शांतिपूर्वक चल सकता है और न ही कोई देश या राज्य का शासन कार्य सरलता से चलाया जा सकता है। जहाँ पे कानून नहीं है वहाँ पे आप शांति के बारे में सोच ही नहीं सकते कि बिना कानून के कहीं पे शांति स्थापित की जा सके या कोई देश सरलता से चलाया जा सकता है। बिना कानून के ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ तक कि राजा महाराजा जो होते थे तो वो भी अपने हिसाब का कानून, निरंकुशवादी कानून अपने हिसाब से कानून बनाते थे। तो किसी भी देश के लिए, राज्य के लिए कानून की आवश्यकता होती है। बिना इसके देश को नहीं चलाया जा सकता, शांति की स्थापना नहीं की जा सकती है। अब लोकतंत्र की स्थापना के पहले क्या था, राजा की आज्ञा को ही कानून माना जाता। मैंने बताया ना कि जब देश की आज़ादी नहीं थी, यानी कि राजा महाराजाओं का जमाना था, तो राजा जो बोल देते थे उसी को कानून माना जाता था। लेकिन बाद में संविधान बनाया गया, लिखित रूप से बनाया गया कि कौन से नियम कानून किस हिसाब से चलेंगे। राजा ने जो बोल दिया उसको कानून मान लिया गया। राजा ने अगले को किसी एक अपराध के लिए दूसरा दंड दिया, तीसरे अपराध के लिए चौथा दंड दिया। तो इस प्रकार की वो क्या होता था, मतभेद, पक्षपात होता था। तो उस सभी प्रकार के पक्षपात को दूर करने के लिए संविधान में लिखित रूप से संविधान देश में बनाया गया है। जैसे ऐसे कानून शक्ति के प्रयोग पर आधारित थे, लोगों की इच्छा पर नहीं। मतलब कि जो राजा का आज्ञा कानून माना जाता था वो अपनी इच्छा पे निर्भर करता था। राजा ने जो कह दिया वो कानून हो जाता, चाहे वो सही निर्णय ले या गलत निर्णय ले। अब वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान विश्व में एक लोकतंत्र में चुने हुए विधायक ही कानून बनाते हैं। मतलब कि कानून कौन बनाता है, हमारे देश में संसद में कानून बनता है ना, नियम बनते हैं ना। मतलब ये कि जो भी नियम कानून बनते हैं संसद में बनते हैं। जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, वे कानून बनाते हैं। तो व्यक्ति के द्वारा जिसे हम चुने हैं वे ही लोग कानून बनाते हैं, जो समानता जन साधारण की भलाई के लिए होते हैं। हमने जिस व्यक्ति को चुना उन्होंने कानून बनाया तो हमारे भलाई के लिए कानून बनाते हैं। किंतु लोकतंत्र में कभी कभी ऐसे कानून होते हैं जो सभी लोगों को स्वीकार नहीं होते हैं। जैसा कि प्रेजेंट टाइम में कृषि बिल बनाया गया, तो बहुत सारे राज्यों के लोगों को, किसानों को वो नियम पसंद नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया। तो कोई कारण होता है कि कभी कभी कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, सभी को एक साथ खुश नहीं किया जा सकता है। किंतु कानूनों का पालन किया जाना चाहिए। जो भी कानून बने उसका हमें पालन करना चाहिए। इसलिए हमें कानूनों का पालन करना चाहिए। किंतु इसका अर्थ यह भी है कि हमें कानूनों का विरोध नहीं करना चाहिए। कानूनों का हमें पालन करना चाहिए। जो भी कानून बनते हैं उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे व्यक्तिगत हितों का कोई हानि नहीं हो रही है। व्यक्तिगत हितों का कोई हानि होता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है कि कोई कानून समाज के लिए हितकारी नहीं है तथा यह समाज को क्षति पहुंचा रहा है, तो वह अवश्य ही कानून का विरोध कर सकता है। मतलब कि जैसे कि मैंने उदाहरण दिया ना, कृषि बिल जो आया है, कुछ राज्य के किसानों को लगता है कि वो उस राज्य के किसानों का हित उसमें नहीं है, तो उन्होंने आंदोलन किया। तो अगर लगे कि यह नियम हमारे हित में नहीं है, हमारे समाज के हित में नहीं है, तो हम आंदोलन उसके खिलाफ कर सकते हैं। लेकिन वह भी आंदोलन कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए, जिसे अहिंसात्मक आंदोलन कहा जाता है। हमें अहिंसात्मक आंदोलन करना चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए। सरकार उस बारे में समझेगी तो फिर हमें उस कानून के संबंध में कुछ निर्णय ले सकती है, उसमें कुछ फेरबदल कर सकती है। तो कानून का अगर हम विरोध करते हैं, अगर वो समाज के लिए अच्छा नहीं है, तभी हम कानून का विरोध कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संविधान एवं कानून के मध्य ये सारे संबंध होते हैं। तो स्टूडेंट, कुछ पॉइंट थे जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर के जो पहला चैप्टर था उसके बारे में बताया। अब इस चैप्टर में कुछ अन्य पॉइंट हैं जिसमें खास तौर पे हम कह सकते हैं कि संविधान की विशेषता या हमारे संविधान के कुछ मुख्य आदर्श हैं, प्रमुख आदर्श हैं, उसके बारे में, और राज्य के जो समक्ष उद्देश्य हैं, राज्य के समक्ष जो उद्देश्य हैं उसके बारे में। तो अगले वीडियो में हम कुछ जो पॉइंट बचे हुए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। खासतौर पर संविधान किसे कहते हैं, तो एक बार और बता दूं कि कानूनों और नियमों का दस्तावेज जिसके अनुसार देश का शासन चलता है उसे हम संविधान कहते हैं। कानून का मतलब क्या होता है कि वे नियम जो सुनिश्चित, अपरिवर्तनीय और अस्थायी होते हैं उन्हें कानून कहा जाता है। किसी भी देश के लिए कानून की आवश्यकता होती है। अगर शासन को चलाना है, शांतिपूर्ण ढंग से चलाना है, तो कानून की आवश्यकता होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।